अच्छा, इसमें बेसिकली पर्पस ये था कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना था कि सबसे पहला जो आज का जो लेक्चर उसमें आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये काइट फ्लाइंग कहाँ से शुरू हुई और इसका पर्पस क्या था, इसकी बैक क्या है, और उसके बाद उसमें पाकिस्तान में कौन कौन से लॉज इस टाइम चल रहे हैं इससे रिलेटेड। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रायल कैसे करते हैं, जो कल का सेशन है उसमें हम ट्रायल का प्रोसीजर बताएंगे। ये आपके सामने स्लाइड्स हैं, पहले तो इंट्रोडक्शन स्लाइड है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसकी तरफ मैं चलता हूँ। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ काइट फ्लाइंग इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो आप देख लें, ये ट्रेडिशनल काइट टाइप है। ये हमारा कस्टम और ट्रेडिशन चलता आ रहा है, जिसको हम अपनी देसी जुबान में या जो हम नॉर्मल यूज वर्ड्स में कहते हैं इसको बसंत। ठीक है ना, ये बहुत पुराना कस्टम है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशियन बहुत सारे ममालिक में आज भी ये बड़े जोरों शोर से मनाया जाता है। ठीक है ना, हमारे पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले बहुत ज्यादा मनाया जाता था, बट ड्यू टू द इंसिडेंट्स, ड्यू टू द डेथ्स, इसको जरा कम कर दी गया, इसमें लॉज इम्प्लीमेंटेशन होने लगी, जिसको वैसे इसको रोका जाने लगा। ठीक है ना। उसके बाद है फेस्टिव, इसको हम एज अ फेस्टिव एक ईद, या जैसे हम एक हमारा जो नेक्स्ट जो एक आ रहा है ईद आ रही है, इसको हम एज अ ईद भी मनाते थे। बहुत सारे लोग इसकी प्रॉपर प्रेपरेशन करते थे, प्रॉपर इसकी तैयारी की जाती थी, तो लोगों के घरों में जाया जाता था, उधर जाके सारे कजन्स फैमिली बैठ के उसको बड़े अच्छे और पुरजोर तरीके से मनाया जाता था। उसके बाद है अगला है तीसरा मेन, इसमें है द आर्ट ऑफ काइट मेकिंग। और ये एक बहुत बड़ा आर्ट भी था कि काइट को, एक पतंग को बनाना एक आर्ट था। बहुत सारे लोग इसको बिजनेस के तौर पर भी रन कर रहे थे। ठीक है ना, ना सिर्फ पतंग को बनाना एक आर्ट था, सेकेंडली जो आर्ट था वो है जो उस पतंग को उड़ाने वाली डोर है उसको बनाना भी एक आर्ट था। लेकिन अब क्या हुआ है कि उस आर्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा है, और उसकी वजह से बहुत सारी जानें गई हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक राउंड अबाउट इन लास्ट 2 years मोर देन 20,000 के करीब लोग डेथ्स हुई हैं, और ना सिर्फ डेथ्स हुई हैं बल्कि कई लोगों को तो बहुत सारी इंजरीज फेस करनी पड़ी है। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है काइट फ्लाइंग एक्ट की इन पाकिस्तान। अच्छा जी, अब सबसे पहले लॉज कौन से आए हैं, अब मैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो पाकिस्तान में आ गए। सबसे पहला लॉ जो आया पाकिस्तान में, पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ डेंजरस काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है ना, सबसे पहला जो लॉ आया वो 2001 में आया। ठीक है, जिसको पंजाब प्रोहिबिशन डेंजरस काइट फ्लाइंग एक्टिविटीज ऑर्डिनेंस 2001 कहा गया। ठीक है ना, इसकी फॉर्मेशन क्या थी, इनसाइड इन द डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2007। ठीक है ना, उसके बाद इसकी ऑब्जेक्टिव थी, मेन इसका ऑब्जेक्टिव या जो इसकी मेन पर्पस ये था कि ऐसी लेजिस्लेशन की जाए कि जो जो डेंजरस एक्टिविटीज हैं, अब डेंजरस एक्टिविटीज कौन कौन सी थी, जो गलत तरीके से डोर बनाई जाती थी वो एक एक्टिविटी थी। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड नंबर पे थी जो काइट को बनाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था, उसमें जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था उसको रोका जाए। उसके बाद जो शोर गुल साउंड एक्ट की वायलेशन, उसके बाद लोगों के एक्ट की वायलेशन, पर्सनल राइट्स की वायलेशन, उसको कम किया जाए। तो ये पर्पस था आपका काइट फ्लाइंग एक्ट एक्टिविटीज ऑर्डिनेंस 2001 का। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, evaluating the influence of the act on the kite flying culture and safety standards, थोड़ा सा उससे फर्क जरूर पड़ा। ठीक है ना, कुछ हद तक के लोगों में ये शऊर आ गया कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मुहैया रखते हुए, उनको देखते हुए आपको ये रोकना चाहिए है। आपको अपना अगर कोई पसंद बना भी रहा था तो उसको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना पड़ता था। तो ये थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आया पाकिस्तान में, जो सबसे पहला लॉ बना। नेक्स्ट है जी काइट फ्लाइंग एक्ट 2007। उसके बाद आया 2001 के बाद 2007 में काइट फ्लाइंग एक्ट 2007। इसकी फॉर्मेशन भी वही थी। इसकी फॉर्मेशन के लिए हेल्प कहाँ से ली गई, इसकी फॉर्मेशन के लिए हेल्प बेसिकली ली गई थी काइट फ्लाइंग एक्ट 2007 से, सॉरी 2001 वाले से। ठीक है ना, इसका भी ऑब्जेक्टिव ये था, इसका मेन पर्पस ये था कि इसमें लेजिस्लेटिव पर्पस जो थे ट्रेडिशन के, काइट फ्लाइंग्स को ट्रेडिशनली तौर पर रोका जाए। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया गया, जस्ट अ मिनट प्लीज जी। अच्छा, उसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे, अंडरस्टैंडिंग द की एम्स एंड प्रोविजंस आउटलाइटेड इन द लेजिस्लेशन और ट्रेडिंग एंड मेकिंग ऑफ काइट्स। ठीक है ना, वही इम्पैक्ट था, वही पर्पस था। ठीक है, ताकि उसको रोका जा सके। नेक्स्ट है इम्पैक्ट क्या पड़ा, इससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि काइट फ्लाइंग कल्चर और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखा जाने लगा।
यही इसके इम्पैक्ट थे। नेक्स्ट चलते हैं, इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन तो प्लीज पूछ सकता है। हेलो। नहीं सर, कंटिन्यू करें, जी। कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशन ऑन काइट फ्लाइंग्स। अब रिस्ट्रिक्शंस लगाने का मकसद क्या था, क्यों लगाई जानी थी, ऐसी क्या बात हो गई थी कि जिससे इतनी बड़ा इतना अच्छा एक एक्ट था, कि अच्छा एक हमारा ट्रेडिशन चलता आ रहा था, कि तो क्या ऐसी वजह बन गई जिसकी वजह से इसको रोका जाने लगा। सबसे पहले नो फ्लाई जोन्स, ठीक है ना। नो फ्लाई जोन्स का मतलब ये है कि ऐसी, काइंडली प्लीज माइक्स म्यूट कर लें। अच्छा जी, नो फ्लाई जोन्स का मतलब ये है कि जहां पर ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर हमारे जहाज, हमारे फाइटर प्लेन्स उड़ाए जाते हैं, उधर इसको रोका जाए। सबसे मेन पर्पस ये था। उसके बाद स्ट्रिंग रेगुलेशन, एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटेड टू टाइप ऑफ एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूज फॉर काइट फ्लाइंग। ये जो इशू था, ये इन सबसे बड़ा इशू था कि जो डोर इस्तेमाल की जा रही है पतंग उड़ाते हुए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको ऐसा इम्प्लीमेंटेशन लाई जाए कि वो डोर का जो मटेरियल है वो इतना खतरनाक ना हो कि लोगों की जाने जाए। अगर वो कहीं हाथ पे लग जाए, अगर या कहीं गर्दन में लग जाए, तो उससे नुकसान ना हो। लेकिन आज भी ये बना तो दिया है, लेकिन आज भी बड़ा जो हमारा जो ऑर्डिनेंस 2001 वाला है और 2007 वाला, उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाए। देखिए लॉज तो पाकिस्तान में, प्लीज माइक म्यूट कर दें काइंडली, इस तरह डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, आज भी हमारे जो लॉज हैं उसमें कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं की गई कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है टाइम रिस्ट्रिक्शंस। आपको पता है, क्योंकि एक टाइम फ्रेम है, टाइम रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए थी। अब हर बंदा वो, छत पे चढ़ के किसी भी टाइम अगर पतंग उड़ा रहा है, तो वो भी एक हमारा एक बहुत सारे लोगों को उससे नुकसान हो रहा था। ठीक है ना। बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे, ना ही उनको पढ़ाई का टेंशन थी। और बहुत सारा, अब तो ये बहुत कम हो गया, लेकिन मुझे आज भी याद है जब फ्रॉम माई चाइल्डहुड सारा सारा दिन लड़के पतंग लेके फिरते रहते थे छत पे। तो वो एक टाइम फ्रेम भी होना चाहिए था। नेक्स्ट है जी पनिशमेंट्स, कि ऐसी पनिशमेंट्स लाई जाएं ताकि लोग इस चीज से डरें, और इसको डर की बिना पर, इसको पनिशमेंट की बिना पर लोग इस चीज को समझे। ठीक है ना। अब इसमें जो काइट फ्लाइंग, डेंजरस काइट फ्लाइंग एक्ट जो हमारा जो पंजाब के, उसमें वाज़ेह लिखा हुआ गया है कि अगर कोई ऐसा एक्ट करता है तो उसको 3 माह की सजा या 15,000 रुपए से फाइन लेके 50,000 के दरमियान फाइन आपको हो सकता है। ठीक है ना। जी, सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस क्या हैं इसमें। स्ट्रिंग कटिंग हैजर्ड्स, ये जो अभी रिसेंटली आपको पता है कि स्ट्रिंग कटिंग हैजर्ड्स बहुत ज्यादा नुकसान दे रहे हैं। ये जो पतंग को उड़ाने के लिए डोर इस्तेमाल की जा रही है, इसका जो मटेरियल है वो आज तक ही डिसाइड नहीं कर पाए कि वो मटेरियल किस लेवल का हो। ठीक है ना। ये हमारे लॉ में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा कि कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल आप बेच सकते हैं, कौन सा नहीं। ये लिखना चाहिए था, बट हमारे जो लॉज मेकर्स हैं उन्होंने ये बात को डिस्कस नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी वो जो मांझा है, जिसको मांझा कहते हैं या पतंग की डोर कहा जाता है, वो बहुत खतरनाक केमिकल से बनाया जाता है, जिससे वजह से वो कहीं भी अगर लग जाए तो यहाँ तक कि गर्दनें कट जाती हैं, इशारा कट जाती है। हैजर्ड्स हैं। उसके बाद वेदर कंसिडरेशन है कि जब आप पतंग उड़ाएं तो कोशिश करें कि आप वेदर का भी ख्याल रखें कि वेदर किस तरह का है, अच्छा है या बुरा है। अगर तो हवा ज्यादा चल रही है तो उसमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपने मिसाल किया, या कोई ऐसा वेदर है जहां पर आप, जैसे बारिश हो जाए या कोई वेदर से रिलेटेड भी हो, उसको प्रिकॉशंस देखनी चाहिए। उसके बाद सेफ्टी गियर्स हैं। सेफ्टी गियर से मुराद ये है कि अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं तो आप स्पेसिफिक ग्लव्स यूज करें ताकि आपको कट ना लग सके, स्पेसिफिक एरिया हो, स्पेसिफिक टाइम हो। ये सारी चीजों का ख्याल रखें आप पतंग उड़ाते हुए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो है क्या, उसमें मेन सेक्शंस कौन से हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। सेक्शन 4 है ऑफेंस एंड पनिशमेंट। पहला है जी, नो पर्सन शैल कमिट और अबेट एन एक्ट ऑफ काइट फ्लाइंग, मैन्युफैक्चर, सेल और ऑफर फॉर सेल ऑफ काइट। एंड थर्ड वन है मैन्युफैक्चर, स्टोर, सेल और ऑफर फॉर सेल मेटालिक वायर, नाइलन कॉर्ड, तंडी एंड एनी अदर थ्रेड कोटेड विद शार्प मांझा। अब देखें यहाँ पर एलेबोरेशन चाहिए।
यहाँ पर सेक्शन में एलैबोरेशन चाहिए थी कि मांझा किस लेवल का हो। उन्होंने लिख दिया जी सिर्फ शार्प कॉटेड विद शार्प मांझा। अब शार्प मांझा किस हद तक हो, उसकी थिकनेस कितनी हो, उसकी जो थ्रेड है, उसकी जो अंदर जो केमिकल यूज कर रहे हैं, उस केमिकल में कौन कौन सा केमिकल यूज किया जा सकता है, यहाँ पर एलैबोरेशन की जरूरत थी, जो जहां पर नहीं की थी। ठीक है ना। उसके बाद इसकी पनिशमेंट है, अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 शैल बी लायबल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स और फाइन नॉट एक्सीडिंग 100,000 रुपीज और टू बोथ। ये उसकी पनिशमेंट, अगर ये इन सेक्शंस की कोई खिलाफ वर्जी करता है, कोई बेचता है, कोई बनाता है, कोई सेल करता है, कोई ऑफर टू सेल करता है, कोई मांझा गलत इस्तेमाल करता है, तो इसके तहत ये आप उसको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट है जी, पावर ऑफ एंट्री सर्च सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। अब इसमें इस सेक्शन में इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी पुलिस वाला, सॉरी कोई नहीं, सब इंस्पेक्टर के लेवल के पुलिस वाला जो है वो विदाउट वारंट किसी के घर में एंटर भी हो सकता है, सर्च भी कर सकता है। ठीक है, उधर की जो चीजें हैं उसको अपने कब्जे में भी ले सकता है और मीमोज भी उधर बना सकता है। ये सारा सेक्शन 5 बताता है। ठीक है ना। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी पुलिस वाले को कि उसको वारंट जरूर चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, विदाउट वारंट अगर वो देख रहा है यहाँ पर कोई ऐसा एक्ट हो रहा है, कोई पतंग उड़ाई जा रही है या यहाँ पर कोई लोग पतंग को सेल कर रहे हैं, तो उस जगह पे जाके पुलिस वाले अपना एक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। जी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 6 मोड ऑफ मेकिंग सर्च एंड अरेस्ट। ठीक है ना। सेक्शन 6 में वाजिया तौर पर बयान किया गया कि 103 सीआरपीसी सेक्शन के तहत आप कोई भी जहां पर आप जाते हैं या छापा मारते हैं या बंदे पकड़ने के लिए जाते हैं, आप उधर उसकी सर्च भी कर सकते हैं और बंदों को अरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 6 ये डिफाइन करता है। उसके बाद है सेक्शन 7 जिसे अपील है। सेक्शन 7 में अगर नीचे से आपकी जो है केस आपके खिलाफ हो जाता है या आपको सजा हो जाती है उसमें, ठीक है, तो आप सेक्शन 7 के तहत अपील कर सकते हैं सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अच्छा जी। अगला है जी, इधर तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। एनीवन? अच्छा मलिक साहब, आपने लास्ट पेज के पॉइंट नंबर 2 नहीं हाईलाइट किया। व्हिच वन? और लास्ट अपील? प्रीवियस, नहीं प्रीवियस पेज पे है, पॉइंट नंबर 4 था जो पावर ऑफ एंट्री सर्च सीजर एंड अरेस्ट है। विदाउट वारंट। 4 था शायद। 4 पनिशमेंट वाला। हाँ जी, पनिशमेंट में जो पॉइंट नंबर 2 है, एक तो वो है ना एबीसी वाला सब सेक्शन, पॉइंट नंबर द नाजिम ऑफ द, इसे ये जरा वही एलेबोरेट कर ये दो। वही है, ये वही है 16 एमपीओ वाला। दिस इज कॉल्ड अ 16 एक एमपीओ। जी। एक दफा इसे जरा जी, डिफाइन कर मैं देंगे दोबारा प्लीज। बता दूं। द नाजिम ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में थ्रू अ नोटिफिकेशन इशूड with the prior approval of the government allow kite flying and sale of kite flying for a period not exceeding 15 days during the spring season the year। ठीक है ना। ये सेशन जो आपका डीसी है उसके पास अख्तियार है कि वो इजाजत दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ठीक है ना। अगर फर्ज करें आप बसंत आ रही है, फॉर एग्जांपल 10-15 दिन तक बसंत आ रही है, आप रिटर्न एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं सर अपने डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब को कि सर ये हमारी हम चाहते हैं कि हम बसंत बनाना चाहते हैं, आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिफाइन कर दें और हमें इजाजत दी जाए, तो उसके पास अख्तियार है डीसी के पास कि वो आपको इजाजत दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। और अगर चेक वो इजाजत नहीं ऑफ काइट फ्लाइंग लॉज है, पहला लीगल अथॉरिटीज ओवरव्यू द एंटिटीज रिस्पांसिबल फॉर इन्फोर्सिंग काइट फ्लाइंग लॉज। ठीक है ना। पहला है कि जो लीगल अथॉरिटीज हैं, अगर आपको शौक है, आप चाहते हैं कि उसको अपनी ट्रेडिशंस को मनाएं, तो आप ऐसा करें कि अपनी लीगल अथॉरिटीज को मद्देनजर रखें और उनसे इजाजत ले सकते हैं। ये हमारे लॉ में इम्प्लीमेंट किया गया है, लॉ में लिखा गया है। आप डीसी से भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप इसके ऊपर एक और भी रेमेडी ले सकते हैं। आप हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत रिट पिटीशन फाइल करके आप इजाजत भी ले सकते हैं एट स्पेसिफिक टाइम एट एनी स्पेसिफिक प्रोविजन। दूसरा है रेगुलेटरी मेजर्स हैं। अगर आप इजाजत ले रहे हैं तो आपको चाहिए, अगर फर्ज करें आपको इजाजत मिल भी गई है, या अगर आप पहले तो बात, अगर मिलने वाली बात अगर आपको मिल जाती है तो आपने रेगुलेटरी मेजर्स का ख्याल रखें। ठीक है ना। आप ये ना करें कि इजाजत मिल गई है तो फिर आप मांझा ले आए तो सबसे खतरनाक, और वो आप शुरू कर दें। लेकिन आपने अपनी रेगुलेटरी मेजर्स, अपने लॉज को मद्देनजर रख के फिर आपने इस ट्रेडिशन को मानना है। उसके बाद नेशनल कंप्लायंस है। नेशनल कंप्लायंस मीन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंश्योरिंग द एडहेरेंस टू काइट फ्लाइंग लॉज। अब नेशनल कंप्लायंस से मुराद ये है कि जो इदारे,
ठीक है ना। इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, जैसे पुलिस करवा रही है, डीसी साहब करवा रहे हैं, एसी साहब करवा रहे हैं, उन इदारों का भी ख्याल रखें। अगर वो आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई छोटा बच्चा है, वो उड़ा रहा है और पुलिस वाले आगे छापा मारते हैं और उसको उठा लेते हो, आप उनको मारने लग जाएं या आप उनके साथ बदतमीजी शुरू कर रहे हैं एट स्पॉट, तो ये गलत एक्ट है। ठीक है ना। आप पहले तो बात है, आप उस लॉ को, अगर आपको इजाजत नहीं मिली तो आप उस लॉ को अपने इन्फोर्स करवाएं। अगर आप नहीं इन्फोर्स करवा रहे हैं तो ये आपका भी फॉल्ट है। ठीक है ना। ये आप ये ना कहें कि जी गलत चीज है, इसका आप में आपका फॉल्ट है। जब एक चीज की इजाजत नहीं मिलती, ठीक है, अंडर द नेशनल कॉम्प्लायंस, तो आपका फर्ज है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्पैक्ट्स ऑफ काइट फ्लाइंग लॉज ऑन कल्चर ट्रेडिशन। कल्चर पे इसका क्या इम्पैक्ट है? सबसे पहले कल्चर हेरिटेज है। मैंने आपको पहले भी तो बताया कि ये बहुत पुराना कल्चर चलता है। एक्सप्लोरिंग द इंटरप्ले बिटवीन काइट फ्लाइंग रेगुलेशन एंड कल्चर हेरिटेज प्रिजर्वेशन। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट है, assessing the social implications of the legal framework on traditional kite flying participants। ये कि बहुत सारी सोशल इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल इम्पैक्ट से मुराद ये है कि आप लोग इकट्ठे होते हैं, आप लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, आप लोग का एक दोस्ती बढ़ती है, ठीक है ना, आपका सोशल गैदरिंग होती है, सोशलाइजेशन होती है, सोशल वैल्यूज इफेक्ट होती हैं, ठीक है ना। ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऑन द कल्चरल ट्रेडिशन। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट है क्रिएटिव अडॉप्टेशन, highlight how kite authors and culture group navigate legal boundaries to maintain the tradition। अब क्रिएटिव अडॉप्टेशन क्या है कि अगर आप भी बात, अगर आप इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो लॉज, लीगल प्रोविजंस दोनों को मद्देनजर रखें और उसके बाद इसमें अडॉप्टेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों चीजों को मद्देनजर नहीं रख रहे और आप उसके विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी अडॉप्टेशन, विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फिर आपने क्राइम किया और उसको सजा आपको मिलेगी। लास्ट है जी कंक्लूजन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन रिफ्लेक्शन है। ठीक है। एवेल्युएट द effectiveness of culture current laws and address potential areas of the improvement। अब ये है कि रिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि नो डाउट हमारे पास लॉ तो है, बट इसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। राइजिंग चैलेंजेस क्या है? डिस्कस द इमर्जिंग चैलेंजेस एंड द नीड फॉर ऑन गोइंग लीगल कंसिडरेशन। अब सबसे मेन चीज है कि आप इसको डिस्कस करें। डिस्कस के लिए ही मैंने ये सेशन रखा कि ताकि हम इस लॉ को डिस्कस कर सकें, इसको बता सकें, लोगों को पता हो कि ये लॉ क्यों बनाया गया है, किस मकसद के लिए बनाया गया है, क्या वजह है इसकी, क्या बैक है, क्या आप लोग डिस्कस करें, इसमें चैलेंजेस क्या है। अब आप फर्ज करें, आप यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, आप इसको चैलेंजेस की तौर पर, आप इसमें अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहते हैं, आप हाई कोर्ट चले जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, उसमें जाके इसमें आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इसमें एप्लीकेशन दें। ठीक है ना। और आप इसमें इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। उसके बाद एक कम्युनिटी डायलॉग्स हैं, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ काइट फ्लाइंग रेगुलेशंस। और उसके बाद आप इसमें काइट फ्लाइंग रेगुलेशंस को आप इसमें जो है बहुत सारे आप क्या कहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इसको उजागर करें, लोगों को बताएं कि अगर आपने ये लॉ, आपने ये पतंगबाजी करनी है तो इन इन चीजों का ख्याल रखना है, इन इन चीजों से परहेज करना है, ताकि लोगों की जान, लोगों की सेफ्टी पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। ठीक है ना। मेरा तो ये, क्योंकि अभी लास्ट एक दो वीडियोस आई जिसके में बहुत सारे लोगों की गर्दनें कट गई, बहुत सारे लोगों, यंग लड़के बेचारे फौत हो गए। मैं नहीं चाहता कि अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसको एक स्पेसिफिक वे में करें, नहीं तो किसी की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत के कोई ट्रेडिशन या कोई बसंत। एनी अदर क्वेश्चन? आज का जो सेशन है वो कंप्लीट है। आपके पास क्वेश्चंस आंसर्स हैं, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव।